नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ प्राप्त होता है। अनअकैडमी पर देश के टॉप एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें सुदर्शन गुर्जर, मुन्नल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक शामिल हैं। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस फ्रॉम प्रयागराज। I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है वो 5,500 से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल कराती है, और इन कोर्सेस का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस जैसी सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अनअकैडमी के द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं उसमें अनअकैडमी प्लस है तथा अनअकैडमी आइकॉनिक प्रोग्राम है। यदि आप अनअकैडमिक आइकॉनिक प्रोग्राम से अनअकैडमी प्लस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर उपलब्ध होंगे। इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिल सकेगी और शेड्यूल कोर्सेस एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की बेनिफिट आपको मिलेगी। इस कोर्स के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो 6 महीने की फीस 40,500 रुपए है, 1 साल की फीस 49,500 रुपए है, 2 साल की फीस 72,000 रुपए है और 3 साल की फीस 90,000 रुपए डिसाइड की गई है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इस कोड को इस कोर्स से जुड़ते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 6 महीने की फीस जो 40,500 रुपए है वो 36,450 रुपए हो जाएगी। 1 साल की फीस जो 49,500 रुपए है वो 40,550 रुपए हो जाएगी और 2 साल की फीस जो 72,000 रुपए है वो 64,800 रुपए हो जाएगी। 3 साल की फीस जो 90,000 रुपए है वो 81,000 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स से जुड़ते हैं तो इसमें प्लस कोर्स की तुलना में सुविधाएं और बढ़ जाती हैं, सुविधाएं और विस्तृत हो जाती हैं। जैसे इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर तो सुलभ होंगे ही, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, पर्सनल मेंटर्स आपको मिलेंगे और मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग मतलब प्रैक्टिस का सुविधा आपको मिलने लगेगी। और इसकी फीस जो अनअकैडमी के द्वारा डिसाइड की गई है वो 2 साल की फीस 74,500 रुपए है, 3 साल की फीस 1,15,750 रुपए है और 3 साल की फीस 1,53,750 रुपए है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 का यूज करते हैं तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 1 साल की फीस 74,500 रुपए है, ये फीस आपकी घटकर हो जाएगी 67,050 रुपए। 2 साल की फीस जो 1,15,750 रुपए है, ये घटकर
4,175 हो जाएगी। 3 साल की जो फीस 1,53,750 रुपये है, वो घटकर 1,38,375 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये सुविधाएं अनअकैडमी के द्वारा इन दोनों कोर्सेज के लिए प्रोवाइड की गई हैं। अब अनअकैडमी जो है वो नए सत्र के लिए बहुत सारे बैचेज अनाउंस की है। जैसे 6th मंथ बैचेज कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी, कंप्लीट 1 ईयर बैचेज कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए। इसी प्रकार 2 इयर्स जीएस बैचेज कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 के को टारगेट करते हुए एनसीईआरटी बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बहुत सारे बैच अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं और इन बैचेस से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट प्रोग्राम के तहत एक इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स ये कंडक्ट किया जा रहा है और इसमें आप जो है पार्टिसिपेट करिए और इस स्कॉलरशिप को जीतिए। इस स्कॉलरशिप का आयोजन 26 फरवरी 2021 को दिन में 11 बजे आयोजित किया गया है। आप इससे जुड़ें और जो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप का पूल है उसमें आप सहभागी बने। अनअकैडमी के द्वारा ऑप्शनल और जीएस का एक सम्मिलित प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और प्रोग्राम ये 2 तरह का है। पहला प्रोग्राम ये है कि आप अगर अनअकैडमी प्लस के तहत यूपीएससी सीएससी के लिए ऑप्शनल का कोर्स, इसके साथ साथ यूपीएससी सीएससी जीएस का आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो इसकी फीस 1 साल की 88,750 रुपये होगी, 2 साल की 1,31,510 रुपये होगी, 3 साल की 1,67,220 रुपये होगी। इसी प्रकार अनअकैडमी प्लस के तहत यूपीएससी सीएससी जीएस तथा यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का सम्मिलित कोर्स भी मतलब लॉन्च किया गया है जिसकी 1 साल की फीस 70,103 रुपये होगी, 2 साल की फीस 99,680 रुपये होगी, 3 साल की फीस 1,21,200 रुपये होगी। इसमें यदि आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इन सारे फीस स्ट्रक्चर पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडिया के एकीकरण के बारे में कि भारत को वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, या भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारतीय भूभाग पर किस किस प्रकार के क्षेत्र मतलब थे भारत में, भारतीय भूभाग पर। जैसे देशी रियासतों का क्षेत्र था, कुछ यूरोपीय उपनिवेशों का भी अभी तक उपनिवेश बना हुआ था भारत के कुछ क्षेत्रों पर, और इसके अलावा ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था वो। तो इन सारों से निकलकर इन सारे क्षेत्रों को लेकर एक मुकम्मल भारत का निर्माण करने के लिए, एक एकीकृत भारत का निर्माण करने के लिए 4 स्तरों पर प्रयास किया गया था। उसमें देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय किया गया और कुछ ऐसे अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय किया गया जो भारत के मूल भूभाग से कटे हुए थे, जिन पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। उसमें जैसे सिक्किम था, लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। इसके बाद भारत के राज्यों के आंतरिक क्षेत्रों का तार्किक आधार पर पुनर्गठन किया गया, जिसके लिए दर आयोग का गठन किया गया, जेपीसी कमेटी बनाई गई या राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी कवायद की गई ताकि भारत को एक एकीकृत एक अखंड भारत के रूप में उसे अस्तित्व में लाया जा सके। तो अभी तक हम लोगों ने यहां तक चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में, और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक का विवरण दिया गया है। इसका शीर्षक है
संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत इस बात की चर्चा की गई है कि भारत राज्य क्षेत्र में किस किस प्रकार की इकाइयां सम्मिलित होंगी और उन इकाइयों का भारत संघ के साथ क्या संबंध होगा। मतलब भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जिस बात का जिक्र किया गया है, जिस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में कैसे कैसे राज्य क्षेत्र होंगे, किस किस प्रकार के राज्य क्षेत्र होंगे और ये जो राज्य क्षेत्र होंगे उनका भारत संघ के साथ कैसा संबंध होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। तो यहां अनुच्छेद 1 के बारे में विस्तृत चर्चा करने के पहले हम दो चीजों पर कंफर्म हो जाएं, हम दो चीजों पर क्लियर हो जाएं कि आखिर भारत संघ का क्या मतलब है और भारत राज्य क्षेत्र का क्या मतलब है। भारत संघ किसे कहा जाता है या भारत राज्य क्षेत्र किसे कहा जाता है। क्या भारत संघ और भारत राज्य क्षेत्र दोनों एक ही चीजें हैं या दोनों भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, दोनों अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं तो भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी या भारत संघ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। इस अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि भारत राज्य क्षेत्र का क्या अभिप्राय है और भारत संघ का क्या अभिप्राय है। भारत राज्य क्षेत्र और भारत संघ, इंडियन टेरिटरी एंड इंडियन यूनियन, ये दो भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, ये दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। भारत संघ का यहां तात्पर्य है कि भारत संघ के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जो संघीय प्रणाली के सदस्य के रूप में हैं और शक्तियों के विभाजन में संघ के साथ भागीदार हैं। इसका मतलब है कि भारत संघ का मतलब है कि भारत में शक्ति का विभाजन किन किन के बीच किया गया है। विभाजन में जो इकाइयां भागीदार हैं, जो इकाइयां पार्टनर के रूप में सम्मिलित हैं, उन्हीं इकाइयों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाता है, भारतीय संघ की रचना की जाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारतीय संघ में मतलब 28 घटक राज्यों के मिलने से जिस निकाय का निर्माण होता है उसे भारत संघ के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। 29 राज्य थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक आदेश जारी करके जम्मू कश्मीर राज्य के उसका जो विशेष स्थिति का दर्जा था, जो उसे 370 के तहत मिला दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य से 370 और धारा 35A को हटा दिया गया। अब 5 अगस्त 2019 के इस आदेश को व्यवहार में लाने के लिए 31 अक्टूबर 2019 को इसे कार्यान्वित कर दिया गया और कार्यान्वित करते हुए प्रावधान किया गया कि जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसे वापस ले लिया गया। मतलब अब इस तिथि से जम्मू कश्मीर राज्य वो पूर्ण राज्य नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक को नाम दिया गया लद्दाख संघ शासित प्रदेश और दूसरे को नाम दिया गया जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश। इन दोनों संघ शासित प्रदेशों में मूलभूत अंतर यह किया गया कि लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जबकि जम्मू एवं कश्मीर को विथ लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया।
मतलब लद्दाख जो है उसका अपना विधानसभा नहीं होगी, उसका विधानमंडल नहीं होगा, उसकी अपनी निजी सरकार नहीं होगी, उसका अपना निजी मंत्रिमंडल नहीं होगा। जबकि जम्मू कश्मीर का जो जो दूसरा संघ शासित प्रदेश बनाया गया, उसका अपनी विधानसभा होगी, अपना विधानमंडल होगा, उसकी अपनी सरकार होगी, उसकी अपनी मंत्रिपरिषद होगी। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य को उसके पूर्ण राज्य का दर्जा छीनते हुए उसे दो संघ शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया, उसे दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया, उसी समय से भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वो 28 हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि संघ का तात्पर्य वर्तमान में, मतलब आज की तिथि में जो है, आगे पता नहीं क्या हो, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के गठन की मांग चल रही है और राज्य गठित कर दिए जाएं, जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो ये संख्या परिवर्तित हो जाएगी, ये संख्या बदल जाएगी। लेकिन आज की तिथि में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं। इसका मतलब है कि भारतीय संघ का अभिप्राय है कि 28 राज्यों के मिलने से जिस निकाय का निर्माण होता है, 28 राज्यों के मिलने से जिस निकाय की, जिस बॉडी का की रचना होती है, उसे कहा जाता है भारत संघ। इसी प्रकार अगर हम भारत राज्य क्षेत्र के संबंध में विचार करें, तो भारत राज्य क्षेत्र का तात्पर्य भारत के उस संपूर्ण भूभाग से है जहां तक तत्समय भारत की प्रभुता का विस्तार है। भारत की प्रभुता का विस्तार का यहां तात्पर्य है कि उस संपूर्ण भूभाग तक जहां तक भारत का संविधान लागू होता है, उस संपूर्ण भू क्षेत्र तक तथा उस संपूर्ण भू क्षेत्र में रहने वाली जनता के संबंध में निर्णय करने की अंतिम शक्ति भारत में निहित हो। वो सारा का सारा भूभाग, वो सारा का सारा भू क्षेत्र भारत का राज क्षेत्र कहलाता है, भारत के राज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां तात्पर्य है कि इस प्रकार भारत राज क्षेत्र के अंतर्गत 28 घटक राज्यों के साथ साथ, मतलब भारत संघ में तो कुल 28 राज्य आते हैं, 28 राज्यों के मिलने से जो निकाय है उसे हम भारत संघ कहते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में ये 28 घटक राज्य तो शामिल होते ही हैं, इनके अलावा वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र, जलीय क्षेत्र तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास को भी शामिल कर लिया जाता है। भारत राज्य क्षेत्र में 28 संघटक राज्यों के अलावा 8 संघ शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र, जलीय क्षेत्र तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास शामिल हैं। इसका मतलब इन सब की जो सम्मिलित संरचना है, इन सबको मिला के जो समग्र संरचना अस्तित्व में आती है, उसे इंडियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, उसे भारत राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि आप ये निहितार्थ निकाल सकते हैं कि भारत राज्य क्षेत्र एक बड़ी संरचना है, एक बड़ी अवधारणा है, जबकि भारत संघ जो है वो भारत राज्य क्षेत्र का पार्ट है, भारत राज्य क्षेत्र का हिस्सा है, उसका अंग है। भारत राज्य क्षेत्र में भारत संघ भी शामिल है, क्योंकि भारत राज्य क्षेत्र में 28 राज्य शामिल हैं और ये 28 राज्यों से मिलकर भारत संघ का निर्माण होता है। जबकि भारत राज्य क्षेत्र केवल 28 राज्यों का क्षेत्र नहीं है, 28 राज्यों के क्षेत्र के साथ साथ 8 संघ शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं, अर्जित क्षेत्र इसमें शामिल हैं, जलीय क्षेत्र इसमें शामिल हैं, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार भारत राज्य क्षेत्र भारत संघ की तुलना में एक बहुत बड़ा निकाय है, एक बहुत बड़ी अवधारणा है। तो ये है भारत राज्य क्षेत्र और भारत संघ। हम समझ रहे हैं, हम यकीन कर सकते हैं
कि आप भारत राज्य क्षेत्र और भारत संघ के अंतरों को समझ पा रहे होंगे कि इनमें क्या अंतर है, भारत संघ किसे कहा जाएगा और भारत राज्य क्षेत्र किसे कहा जाएगा। जब तक आप इस अंतर को लेकर क्लियर नहीं होंगे, आप में क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में सही ढंग से समझ पाना थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए इन दोनों अवधारणाओं को आपको ठीक से समझना होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत संघ तथा भारत राज्य क्षेत्र की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है और बताया गया है कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। यही कारण है कि भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। हमारे यहां किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इंडियन यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी स्थिति में हमारा जो संघ है वो विनाशशील नहीं है, इसलिए उसे अविनाशी संघ कहा जाता है। अनडिस्ट्रॉयबल क्या नाम है, उसे यूनियन कहा जाता है। जबकि राज्य जो हैं वो विनाशशील हैं, राज्यों का विनाश किया जा सकता है और ये पावर संसद को दी गई है। संसद जो है किसी राज्य से उसके कुछ हिस्से को निकालकर दूसरा राज्य बना सकती है और जब किसी राज्य से उसके कुछ हिस्से को निकाला जाता है, जिसका मतलब है कि उस राज्य का विनाश किया जा रहा है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को निकाला गया, बिहार से झारखंड को निकाला गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को निकाला गया, तो भाई इन राज्यों का हिस्सा निकाला गया, इन राज्यों को सीमित किया गया, तो ये उसका विनाश एक सेंस में आप कह सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में संघ का विनाश नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में संघ में सम्मिलित राज्यों को, सम्मिलित प्रांतों को इंडियन यूनियन से अलग होने का अधिकार किसी भी रूप में नहीं है। इसीलिए अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखकर इसको संवैधानिक आधार दिया गया कि अगर कोई राज्य भारतीय संघ से अलग होने की मांग कर रहा है तो इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि घोषित करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। तो किसी भी स्थिति में भारत का संघ जो विनाशशील नहीं है, इसीलिए भारतीय संघ के बारे में जो कहा जाता है कि भारतीय संघ जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिकी संघ को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हालांकि आरंभ में अमेरिकी संघ को कहा जाता था अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। जब आरंभ में 13 राज्यों को मिला के अमेरिकी संघ की रचना की गई थी तो उन 13 राज्यों को यह स्वायत्तता प्राप्त थी, यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वो कभी भी अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं। हालांकि उस समय अमेरिका को कॉन्फेडरेशन कहा गया था, अमेरिका को परिसंघ कहा गया था। तो इन परिसंघ की इकाइयों को ये पावर थी, ये शक्ति थी कि वो परिसंघ से अलग हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। लेकिन आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर वहां के संघ को भी अविनाशी कर दिया गया, वहां के फेडरेशन को अब अविनाशी कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका में भी परिसंघ न होकर बल्कि संघात्मक सिद्धांत को लाया गया और संघात्मक सिद्धांत को लाके ये प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी स्थिति में अमेरिकी इकाइयों को, अमेरिकी संघ की इकाइयों को अमेरिकी फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका में कहा जाता है, अमेरिकी संघ की जो परिभाषा दी जाती है कि अमेरिकी संघ जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। हमारे यहां विनाशी राज्यों का विनाशी संघ अभी भी है, राज्य विनाशशील हैं, राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा, इसे विनाशी इसलिए कहा जाता है कि किसी राज्य का जब निर्माण किया जाता है, किसी राज्य के उस भाग को निकालकर, तो इसमें उस राज्य द्वारा दी गई राय जो बाध्यकारी नहीं होती है,
संसद अपने इच्छा अनुसार, सेंट्रल अपने इच्छा अनुसार किसी राज्य के कुछ हिस्से को निकालकर उसे नया राज्य बना सकता है। लेकिन अमेरिका में यह प्रावधान है कि अगर नए राज्य का निर्माण किया जाना है तो जिस राज्य के हिस्से को निकाला जाना है वो राज्य सहमति दे, और वो सहमति बाध्यकारी है। अगर सहमति नहीं देता है तो उस राज्य के हिस्से को उससे अलग नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए वहां का राज्य अविनाशी है। कोई राज्य अपने हिस्से को क्यों निकलने देगा, कोई राज्य अपने अंग को अपने से क्यों निकलने देगा। इसलिए अमेरिकी राज्य को कहा गया है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जबकि भारतीय राज्य को कहा गया है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो ये अंतर किया गया है अमेरिकी और भारतीय संघ में, जो अंतर पाया जाता है। अब चूंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। यहां संविधान के अनुच्छेद 1 में जो शब्दावली दी गई है, इंडिया दैट इज भारत, इससे विहित होता है कि इंडिया के दो नाम हैं, देश के दो नाम हैं। अब यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संविधान सभा ने एक देश के लिए दो नामों का प्रावधान क्यों किया। दुनिया में अकेला देश है, इसे दो नामों से जाना जाता है। बाकी दुनिया के जितने भी देश है उन्हें उनके एक नाम है। यहां एक आप कंफर्म हो जाइए, क्लियर हो जाइए कि इंडिया और भारत ये अलग अलग नाम हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया भारत का अंग्रेजी रूपांतर है या भारत इंडिया का हिंदी रूपांतर, ऐसा नहीं। इंडिया अलग नाम है, भारत अलग नाम है, तो इसका मतलब देश के दो नाम है। तो यहां ये सवाल उठा कि भाई संविधान सभा के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने वैश्विक परंपराओं से अलग हटते हुए देश के लिए दो नामों का प्रावधान किया। तो हम स्पष्ट कर दें आपको, जिस समय संविधान निर्मात्री सभा संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर रही थी, उस समय संविधान सभा के समक्ष देश के नाम को लेके बहुत गंभीर विचार विमर्श किया गया था। और जब देश के नाम को लेके संविधान सभा के समक्ष विचार विमर्श किया जा रहा था, तो उस समय संविधान सभा के कुछ सदस्यों के द्वारा यह कहा गया, जो सदस्य भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति में विश्वास रखते थे, जो भारत के परंपराओं में विश्वास रखते थे, भारत की संस्कृतियों से जिनको लगाव था, उनका मानना था कि देश का नाम भारत होना चाहिए। उनके पीछे तर्क था, क्योंकि भारत नाम भारत के नाम पर पड़ा हुआ है, इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन भी हमारी भारतीय संस्कृति की इस परंपरा से अवगत होती रहे, उन्हें भी पता चले कि भारत कौन थे, इतने प्रतापी राजा थे। उनके नाम पर अगर देश का नाम होगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जनरेशन में जिज्ञासा होगी कि देश का नाम कैसे भारत पड़ा। तो जब उसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी प्राचीन संस्कृतियों से वो अवगत होंगे कि हमारी प्राचीन संस्कृति जो है हमको किस प्रकार का सीख देती है, किस प्रकार की शिक्षा देती है, किस प्रकार के समर्पण की भावना से हमें अवगत कराती है। लेकिन संविधान निर्मात्री सभा में कि वे सदस्य जो आधुनिकता के समर्थक थे, जो आधुनिकता के पोषक थे, जो मॉडर्निटी के समर्थक थे, उनका मानना था कि इंडिया एक आधुनिक नाम है, इसलिए राज्य का नाम, देश का नाम इंडिया होना चाहिए। उनका यह भी तर्क था कि चूंकि उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ी, सबसे
विस्तृत एक अंतरराष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें भी देश का नाम इंडिया ही था। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। 1945 में जब यूएनओ की स्थापना की गई तो उस स्थापना के साथ ही भारत का सदस्य हो गया था, और भारत ने अपनी सदस्यता इंडिया के नाम से लिया था, क्योंकि ब्रिटेन का शासन था, उसी के माध्यम से भारत उसका सदस्य हुआ था, तो इंडिया के नाम से इनरोल्ड हुआ था। तो संविधान सभा के वे सदस्य जो इंडिया नाम के समर्थक थे, उनका यह भी तर्क था कि भाई चूंकि अंतरराष्ट्रीय, सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था में देश इंडिया के नाम से पहले से इनरोल्ड है, पहले से नामित है, पहले से नॉमिनेट है, इसलिए देश का नाम इंडिया होना चाहिए। उनका यह भी तर्क था कि चूंकि स्वतंत्रता के पहले जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते देश के द्वारा किए गए, वो सारे संधि या समझौते इंडिया के नाम से किए गए हैं, इसलिए देश का नाम इंडिया होना चाहिए। अब देश के नाम के मुद्दे पर संविधान सभा दो भागों में बढ़ती नजर आई। जबकि संविधान सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व इस बात के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी, इस बात के लिए अपनी कटिबद्धता प्रदर्शित की थी कि संविधान में जो कुछ भी जोड़ा घटाया जाएगा, संविधान में जो कुछ भी शामिल किया जाएगा, उसका निर्णय बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से लिया जाएगा, फुल कंसेंसस से लिया जाएगा, उसमें मतदान नहीं कराया जाएगा। संविधान बनाने में, संविधान में किसी प्रावधान को शामिल करने या न करने के ऊपर मतदान नहीं कराया जाएगा। जब तक संविधान सभा के सारे सदस्य पर सहमत नहीं होंगे, तब तक जो है उस प्रावधान के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। अब देश के नाम के मुद्दे पर ही संविधान सभा दो भागों में बट रही है। तो संविधान सभा उन मुद्दों पर जिन पर विवाद पैदा होता था, उन मुद्दों के, उन विवादों के समाधान के लिए अकोमोडेशन के प्रिंसिपल को अपनाती थी, समायोजन के सिद्धांत को अपनाती थी कि आपकी भी बातें मान ली जाए, आपकी भी बातें मान ली जाए, ताकि आम सहमति कायम की जा सके। तो देश के मुद्दे के नाम पर भी इसी तरह की आम सहमति कायम करने के लिए उन लोगों के सुझाव को भी माना गया जो भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति में विश्वास करने के कारण देश का नाम वो भारत चाहते थे, और उन लोगों के विचारों को भी शामिल किया गया जो आधुनिकता के पोषक थे, जिनके अपने अलग तर्क थे कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। इन दोनों विचारों में सहमति कायम कराने के लिए समायोजन के सिद्धांत के माध्यम से दोनों के विचारों में समायोजन लाया गया, हार्मनी लाई गई कि चलो भाई आपकी भी बात मान ली जाती है और आपकी भी बात मान ली जाती है, ताकि देश के नाम के मुद्दे पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, किसी तरह का कोई विवाद पैदा न होने पाए। इसीलिए देश का नाम भारत भी मान लिया गया और देश का नाम इंडिया भी मान लिया गया। हालांकि विवाद इस बात पर भी था कि संविधान के अनुच्छेद में जो कहा गया इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया दैट इज भारत कहा जाए या भारत दैट इज इंडिया कहा जाए। हालांकि इस पर ज्यादा विवाद नहीं हुआ। तो इस प्रकार भारत को, देश को दो नामों से जाना जाता है, दो नामों से हम देश से परिचित होते हैं। एक उसका भारत नाम है, दूसरा उसका इंडिया नाम है। लेकिन आप यहां स्पष्ट हो जाएं, यहां क्लियर हो जाएं कि देश का जो औपचारिक नाम है, देश का जो फॉर्मल नाम है, देश का जो ऑफिशियल नेम है, वो इंडिया है। इंडिया देश का ऑफिशियल नाम है। तो ये तमाम विवाद हुआ देश के नाम को लेकर, और संविधान निर्मात्री सभा ने अकोमोडेशन के प्रिंसिपल के तहत इस विवाद का समाधान प्रस्तुत किया। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत
shall be a union of state। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। संघ के लिए अंग्रेजी में यूनियन शब्द दिया गया, फेडरेशन शब्द नहीं दिया गया, क्योंकि फेडरेशन शब्द का मतलब है कि फेडरेशन जो है वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम होता है। आपसी समझौते का परिणाम का मतलब होता है कि अगर किसी के तरफ से समझौते की किसी भी कंडीशन को ब्रेक किया जाता है, किसी भी शर्त को तोड़ा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार मिल जाएगा। जबकि हमारी संविधान निर्मात्री सभा जो है एक ऐसे संघ का निर्माण करना चाहती थी, कैसे भारत का निर्माण करना चाहती थी जिसमें जो भी इकाइयां शामिल हों वो इकाइयां भारत से फिर अलग न होने पाए। तो इसीलिए फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यूनियन शब्द भी एक अलग व्याख्या की अपेक्षा रखता है। कहने को हमको समझना होगा इस बात को, जिस पर आपको सवाल भी पूछा जाता है, आपके मेंस में सवाल पूछा जाता है इस इशू को लेके कि जब भारत संघात्मक प्रणाली ले ही रहा था तो अमेरिका में जिसे फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया वहां के संविधान में, तो हमारे संविधान निर्माता फेडरेशन शब्द से बचने की कोशिश क्यों किए, फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया, इसकी व्याख्या की अपेक्षा रखी जा सकती है। असल में संविधान सभा में इस प्रश्न पर काफी विचार विमर्श किया गया कि संविधान भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक ढांचे के अनुरूप रखा जाए या संघात्मक ढांचे के। एकात्मक ढांचे के अनुरूप रखने का तात्पर्य है कि हम ब्रिटिश राज व्यवस्था का अनुसरण करें। संघात्मक ढांचे के तहत रखे जाने का मतलब था कि हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का अनुसरण करें। ज्यादा सहमति इस बात पर बनी कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण प्रायः वैसा होना चाहिए जैसा संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है। अब जानते संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच, मतलब जिनके बीच समझौता हुआ है उनके बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है। तो संविधान निर्मात्री सभा में भी इस बात पर सहमति कायम हुई, मतलब ज्यादा लोग इस बात के लिए सहमत थे कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण तो ऐसा ही हो जैसा अमूमन संघात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है। किंतु इसको लेके एक बड़ी समस्या आई। समस्या इस बात को लेके आई कि भारत अभी भी स्वतंत्र हुआ था और बहुत सारी उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद भी भारत से अलग होकर एक संप्रभु राज्य बनने की मांग कर रही थी। तो इसलिए एक इस प्रकार की आशंका पैदा हुई, एक डाउट पैदा हुआ कि अगर फेडरेशन शब्द को लाया गया, क्योंकि फेडरेशन शब्द में यह बात नहीं था कि राज्यों को अलग होने का अधिकार होगा, तो जाहिर सी बात है कि वे देशी रियासतें जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद भारतीय संविधान में विलय कराया गया, भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, उन देशी रियासतों को संविधान से ही शक्ति मिलने लगेगी भारत से अलग होने की। तो इसका मतलब था कि अगर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया होता तो देश के समक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने की एक बड़ी चुनौती आ जाती। इसलिए संविधान निर्माता राज्यों को या वे देशी रियासतें जो राज्यों में कन्वर्ट हो गई थी उनको उतनी स्वाधीनता नहीं देना चाहते थे कि वे किसी तनाव की स्थिति में देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाएं। भारत अभी भी स्वतंत्र हुआ था, देशी रियासतों से मिलकर
बना था। इसलिए देश के समक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती थी। इसलिए संविधान निर्माता राज्यों को उतनी स्वाधीनता नहीं देना चाहते थे कि किसी भी तनाव की स्थिति में देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा न हो सके। संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द के प्रावधान का समर्थन करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यूनियन का तात्पर्य है संघात्मक, फेडरेशन का तात्पर्य है कि संघ जो है वो आपसी राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। संघ का तात्पर्य है कि अगर वो समझौते का परिणाम है, फेडरेशन का तात्पर्य अगर वो समझौते का परिणाम है तो राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी होगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी बात की क्लैरिटी देते हुए कहा कि हमने यूनियन शब्द क्यों रखा, क्योंकि हम ऐसे संघ का निर्माण करना चाहते थे, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां पर किसी भी स्थिति में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसके 2 स्पष्ट कारण थे जिसलिए हमने यूनियन शब्द रखा। उन्होंने पहली बात कही कि पहली बात तो भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है जैसा कि फेडरेशन में होता है, और अगर नहीं है तो यह बात उसमें अपने आप अंतर्निहित है कि राज्यों को किसी भी स्थिति परिस्थिति में भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द को रखा गया, और इस यूनियन शब्द की अवधारणा कनाडाई राज व्यवस्था से प्रेरित होकर, कनाडा की राज व्यवस्था से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में शामिल की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे और स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि अमेरिका को यह सिद्ध करने हेतु गृह युद्ध छेड़ना पड़ा था कि अमेरिकी फेडरेशन अविनाशी है। वहां पर सर्वोच्च न्यायालय को इसके लिए बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ी थी। वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी इस चीज को लेकर, क्योंकि राज्य जो है बार बार धमकी दे रहे थे कि हम अलग हो जाएंगे। इसे सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हुए यह निर्धारण करना पड़ा, अमेरिकी संविधान की व्याख्या करते हुए यह निर्धारण करना पड़ा, क्योंकि जानते हैं कि संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसका अर्थ स्पष्ट करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उसका क्या मतलब होगा इसे स्पष्ट करने का अधिकार न्यायपालिका में है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जब राज्यों ने कहा कि भाई हमारे संविधान में प्रावधान है, हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द का उल्लेख है और फेडरेशन शब्द में बात निहित है कि हम अलग हो सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि हाँ, फेडरेशन में बात निहित है, कोई भी राज्य अलग हो सकता है। लेकिन तब अब ये सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हुए, जो उसको पावर दी गई है इंटरप्रिटेशन करते हुए, उसने कहा कि फेडरेशन में जो बात निहित है कि कोई भी राज्य फेडरेशन से अलग हो सकता है, लेकिन तब अलग हो सकता है या उसी स्थिति में अलग हो सकता है जब एक रहने के सारे और उपाय और तरीके समाप्त हो गए हों। और अभी ऐसा तो है नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके वजह से हम एक रह सकते हैं। तो ये संविधान की व्याख्या करते हुए, मतलब संविधान के व्याख्या करने की अपनी शक्ति का एक सटीक और सही प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका में सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अमेरिकी फेडरेशन भी वो अविनाशी है। सामान्य स्थिति में अमेरिकी फेडरेशन के किसी भी यूनिट को, किसी भी इकाई को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। तो वहां तो गृह युद्ध तक छेड़ना पड़ा था, अर्थात अमेरिकी राज्यों को अमेरिकी फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह प्रावधान किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अमेरिकी संविधान की व्याख्या करते हुए।
अमेरिकी संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हुए भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का विचार था कि प्रारूप समिति आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण समिति बनाई गई थी जिसे प्रारूप समिति कहा गया था। ये वो समिति थी जिसे BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप के एक एक बिंदु पर, एक एक इश्यू पर विस्तृत और गहन विश्लेषण और संश्लेषण करते हुए अपने विचार देने थे कि इसमें क्या परिवर्तन किया जाए या क्या नई बातें जोड़ी जाए या क्या इसमें से हटाया जाए। मतलब संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इसी समिति की थी। ये 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस समिति का सुझाव था, इसके अन्य सदस्यों में थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी मतलब कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सैयद सादुल्ला, एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर लाया गया था और DP खेतान, हालांकि 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर TT कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। ये 7 सदस्यीय समिति थी और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति का विचार था कि इस तरह की कोई अटकलबाजी व विवाद छोड़ने के बजाय, जैसा अमेरिका में था कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को यह काम करना पड़ा कि नहीं हमारे भी संघ से कोई अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसने व्याख्या किया अलग तभी हो सकता है जब एक रहने के सारे तरीके खत्म हो गए हों। तो प्रारूप समिति का मानना था कि भारत में ऐसी कोई अटकलबाजी या विवाद छोड़ने के बजाय संविधान में ही इसे स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि भारतीय संघ से किसी भी राज्य को किसी भी स्थिति में अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। और यूनियन शब्द जो है वो किसी भी राज्य को इस तरह का कोई अधिकार नहीं देता कि वो यूनियन से अलग हो सके। तो ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में 3 खंड दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 खंड 1, अनुच्छेद 1 खंड 2 और अनुच्छेद 1 खंड 3। तो अभी तक जो भी हमने इंटरप्रिटेशन किया अनुच्छेद 1 के बारे में, ये सारी व्याख्या, ये सारा विचार, ये सारा विश्लेषण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सेक्शन 1 के बारे में, अनुच्छेद 1 खंड 1 के बारे में था। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सेक्शन 2 में, अनुच्छेद 1 खंड 2 में ये क्लियरिफाई किया गया है कि भाई राज्य और राज्य क्षेत्र से क्या मतलब है, राज्य या राज्य क्षेत्र क्या है। इसे क्लियर करते हुए यह कहा गया है कि राज्य या राज्य क्षेत्र वे हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है, जिनका विवरण भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में किया गया है। अब पहली अनुसूची में आप जानते हैं कि पहली अनुसूची का कंटेंट क्या, विषय वस्तु क्या है कि विभिन्न राज्यों के नाम, उनकी सीमाओं और उनके क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 1 का सेक्शन 2 इस बात को क्लियर करता है
कि राज्य या राज क्षेत्र वही है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में किया गया है, जिसमें 28 राज्य और वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 28 राज्यों तथा 8 संघ शासित प्रदेशों के नामों, उनकी सीमाओं, उनके क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। वही भारतीय राज्य है, वही भारत का राज क्षेत्र है। ये क्लियरिफाई किया गया है आर्टिकल 1 सेक्शन 2 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 3 में कहा गया है कि भारत राज क्षेत्र में किस किस प्रकार के क्षेत्र शामिल होंगे। भारत राज क्षेत्र में कैसे कैसे किस किस टाइप के क्षेत्र शामिल होंगे, तो यह स्पष्ट किया गया कि भारत राज क्षेत्र में 3 प्रकार के राज क्षेत्र शामिल होंगे, और ये क्लियरिफाई कर रहा है आर्टिकल 1 का सेक्शन 3, अनुच्छेद 1 का खंड 3 इस बात का क्लियरिफिकेशन करता है कि भारत राज क्षेत्र में कुल 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन? राज्यों का क्षेत्र, द टेरिटरी ऑफ स्टेट, संघ राज क्षेत्रों का क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, और तीसरा एज अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, मतलब अर्जित राज क्षेत्र। तो ये 3 प्रकार के राज क्षेत्र भारत राज क्षेत्र में शामिल होंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भाई मैं बार बार बता रहा हूं 8 संघ शासित प्रदेश, हालांकि आप जानते हैं कि 7 पहले से थे और जम्मू कश्मीर राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा उससे वापस लेते हुए वहां 2 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस समीकरण के अनुसार आप कह सकते हैं कि भारत में 9 संघ शासित प्रदेश, लेकिन चूंकि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया कि दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली को आपस में सम्मिलित करते हुए इन दोनों को आपस में मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बनाया जाए, लिहाजा संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 ही रह गई। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में 29 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख वर्तमान में पाया जाता है। तो अनुच्छेद 1 के खंड 3 में जो 3 राज्य क्षेत्र बताए गए हैं, उनमें से 2 राज्य क्षेत्र वर्तमान में भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में शामिल हैं। राज्यों का क्षेत्र 28 राज्य जो हैं, जिन्हें आप जान रहे हैं, 8 संघ शासित प्रदेश जो हैं, उसमें दिल्ली है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, और दादरा और नगर हवेली है, और लद्दाख है, और जम्मू कश्मीर है। ये 8 राज्य जो संघ शासित प्रदेश हैं, और 28 राज्य, ये इनका उल्लेख भारतीय संविधान की पहली सूची में किया गया है। तो भारत राज्य क्षेत्र में जो 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र हैं, उनमें से 2 प्रकार के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख पहली सूची में है। वर्तमान में भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किसी अर्जित क्षेत्र का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अर्जित राज्य क्षेत्रों की सूची में कोई राज्य क्षेत्र नहीं है। लेकिन अर्जित राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जिसे भारत सरकार संधि, समझौता या अंतरराष्ट्रीय युद्ध के माध्यम से एक्वायर्ड करता है, अर्जित करता है, तो उसे भी संविधान की पहली अनुसूची में रखा जाएगा, उसे भी भारत राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, उसे भी भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा।
1954 में जब भारत सरकार ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से क्षेत्रों को एक्वायर्ड किया था, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम को जब लिया गया था, क्या नाम है, फ्रांसीसियों से, चंदनगर, इन्हें फ्रांसीसी लिया गया था, तो 1954 से लेकर 1962 तक इसे एक्वायर्ड क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया जा रहा था। इन्हें अर्जित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया जा रहा था, क्योंकि 1954 से लेकर 1962 तक अभी फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने फ्रांस की संसद ने इसे रेटिफाई नहीं किया था, इसे अनुमोदित नहीं किया गया था। जब तक इसे अनुमोदित नहीं किया गया था उनके द्वारा, तब तक इसे अर्जित क्षेत्र के रूप में भारतीय राज्य क्षेत्र में से शामिल किया गया था और इसका प्रशासन किया जा रहा था। लेकिन 1962 में जैसे ही फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने इसे अनुमोदित कर दिया, इसे रेटिफाई कर दिया, ये राज्य क्षेत्र या तो संघ राज्य क्षेत्रों में या तो विद्यमान संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल कर लिए गए या किसी राज्य में शामिल कर लिए गए। इसी प्रकार पुर्तगालियों से गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली को लिया गया था। इन्हें भी जब तक भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, तब तक इन्हें अर्जित क्षेत्र के रूप में इनका शासन किया जा रहा था। 1961 में जब पुर्तगाली पार्लियामेंट ने, पुर्तगाल की संसद ने रेटिफाई कर दिया, तो इनको या तो राज्य बना दिया गया, जैसे गोवा को या दादरा और दमन दीव को संघ शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इन्हें जो है अर्जित क्षेत्र के रूप में पहले प्रशासित किया गया, बाद में इन्हें, या इसी प्रकार सिक्किम को जब लिया गया तो वो भी अर्जित क्षेत्र के रूप में, पहले उसको सहयोगी राज्य का दर्जा बनाया गया, फिर आगे चलकर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार से भारत में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का सेक्शन 3 ये प्रावधान करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा है संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र, तीसरा है वो अर्जित क्षेत्रों का क्षेत्र। लेकिन वर्तमान में कोई अर्जित क्षेत्र ऐसा नहीं है। पहली अनुसूची में वर्तमान में 2 राज्य क्षेत्र हैं, एक राज्यों का, दूसरा संघ शासित प्रदेशों का। अगर हम थोड़ा सा चर्चा संघ शासित प्रदेशों के बारे में करें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1987 के पश्चात 7 संघ शासित प्रदेश थे, क्योंकि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जैसे दिया गया, संघ शासित प्रदेशों की संख्या 7 हो गई। संघ शासित प्रदेश इन 7 हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में, जिसकी चर्चा अभी मैंने किया था, कि जम्मू कश्मीर राज्य से उसके पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन चूंकि दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को सम्मिलित रूप से एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। अब इन 8 संघ शासित प्रदेशों में 3 अपवाद पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है पांडिचेरी का अपवाद, दूसरा दिल्ली का अपवाद, और तीसरा जो नया संघ शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर का। इन 3 राज्य क्षेत्रों, इन 3 संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रों में जो है वो अन्य संघ शासित प्रदेशों की तुलना में इन्हें अपवादिक रूप से इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे सबसे पहले जो पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश था, वहां पर 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत पांडिचेरी प्रशासन अधिनियम 1962 बनाया गया और इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 239 में खंड का जोड़ा गया, खंड ए जोड़ा गया। खंड का को जोड़कर
पांडिचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। तो इसका मतलब है कि पांडिचेरी एक ऐसा संघ शासित प्रदेश बना दिया गया जिसकी अपनी विधानसभा, अपनी मंत्रिपरिषद, अपनी सरकार होगी। इसी प्रकार 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा अनुच्छेद 239 में सेक्शन का 14वें संविधान संशोधन द्वारा सेक्शन का जोड़ा गया था। 69वें संविधान 69th अमेंडमेंट के तहत अनुच्छेद 239 में सेक्शन का जोड़ा गया, मतलब 2 बार का जोड़ा गया। और ये जोड़कर दिल्ली के लिए भी, दिल्ली जो संघ शासित प्रदेश था, दिल्ली के लिए भी उसकी विधानसभा, उसकी मंत्रिपरिषद तथा उसकी सरकार का प्रावधान किया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा ही अनुच्छेद 239 में सेक्शन का और खा जोड़ा गया। और इस सेक्शन के माध्यम से दिल्ली संघ शासित प्रदेश का नाम बदल दिया गया। अभी जहां उसका नाम था दिल्ली संघ शासित प्रदेश, तो ये नाम बदल कर दिया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो अनुच्छेद 239 में खंड का जोड़कर कानून बनाया गया, पांडिचेरी प्रशासन अधिनियम, जिसके तहत पांडिचेरी में स्पेशल विधानसभा, सरकार और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 69वें संविधान संशोधन द्वारा 239 में सेक्शन का जोड़ा गया, जिसके तहत दिल्ली के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई, उसके लिए स्पेशल विधानसभा और मंत्रिपरिषद सरकार का गठन किया गया। इसी संशोधन के द्वारा, मतलब 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा ही 239 में सेक्शन का और खा को इंसर्ट किया गया, शामिल किया गया, जिसके तहत दिल्ली संघ शासित प्रदेश का नाम बदलकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उसका नाम कर दिया गया। अब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के संबंध में जो आदेश निकाला गया, जिस आदेश को इंप्लीमेंट किया गया, उस आदेश के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को उसके राज्य का दर्जा छीनते हुए उसको 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करते हुए एक संघ शासित प्रदेश जो लद्दाख बनाया गया। तो लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर के, उसकी अपनी विधानसभा नहीं होगी, उसकी अपनी मंत्रिपरिषद नहीं होगी, उसकी अपनी निजी सरकार नहीं होगी। लेकिन दूसरा जो संघ शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश के नाम से जाना गया, नाम दिया गया, उसको विथ लेजिस्लेचर, अर्थात उसकी अपनी विधानसभा होगी, विधानमंडल होगा, उसकी अपनी मंत्रिपरिषद होगी, उसकी अपनी सरकार होगी। और ये कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य को ये स्टेटस उसी प्रावधान के द्वारा दिया जा रहा है जिस प्रावधान के द्वारा पांडिचेरी को दिया गया था। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर राज्य को ये स्टेटस कि वो जो संघ शासित प्रदेश है, वो संघ शासित प्रदेश विथ लेजिस्लेचर होगा, विथ मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद 239 का के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 239 का प्रावधान पांडिचेरी के लिए किया गया था, उसी प्रावधान को जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश पर भी अप्लाई कर दिया गया। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश के बारे में दिल्ली के प्रावधान को न अपनाकर बल्कि पांडिचेरी के प्रावधान को अपनाया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है संघ शासित प्रदेशों के बारे में। इसका मतलब है कि 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जिनका शासन आंशिक रूप से अपने द्वारा निर्मित, अपने द्वारा निर्वाचित विधानसभा,
मंत्रिपरिषद और सरकार के द्वारा किया जाएगा तथा आंशिक रूप से इसमें केंद्र सरकार की भूमिका होगी। आंशिक रूप से इनका मतलब शासन केंद्र के द्वारा किया जाएगा और केंद्र की पावर होगी कि इन संघ शासित प्रदेशों में वो एलजी को अपॉइंट कर सके, मतलब गवर्नर की नियुक्ति कर सके और गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार जो है आंशिक रूप से इन राज्यों में शासन कर सके। शेष जो 5 संघ शासित प्रदेश हैं, जो विदाउट लेजिस्लेचर हैं, जो विदाउट मिनिस्टोरियल हैं, जो विदाउट गवर्नमेंट है, उनकी स्थिति अलग होगी। वो पूरी तरह से सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र होंगे, पूरी तरह से वहां पर केंद्र का शासन होगा, यूनियन का, संघ का शासन होगा और ये शासन राष्ट्रपति अपने द्वारा अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से करेगा, प्रशासक के माध्यम से करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो संघ शासित प्रदेशों के संबंध में रूल्स बना सके, नियम बना सके और इस प्रकार संघ शासित प्रदेशों के संबंध में रूल्स बनाने की पावर अनुच्छेद 239 तथा 240 राष्ट्रपति को प्रदान करता है। तो ये प्रावधान किया गया है संघ शासित प्रदेशों के बारे में भारतीय संविधान में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी और इन सारी बातों को आप समझ पाए होंगे और आप पूरी तरह से इनके संबंध में क्लियर हुए होंगे। अब दोस्तों, यदि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग आप इस हमारे लेक्चर के साथ मेरे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।